वो माफिया जिसने दो डालडा व्यापारी भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला और उसके बाद उसके तीसरे भाई जो चश्मदीद गवाह था उसको गवाही के 3 दिन पहले और उसकी शादी के महज 21 दिन बाद राह चलते गोली मार करके हत्या कर दी। वो माफिया जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब वो दुबई जाता था तो 40 मर्सिडीज कार उसके खिदमत में खड़ी रहती थी, जिसने 16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो तो बस परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। वो डॉन जो जेल में बैठ करके फोन से हत्याएं और अपहरण करवाता रहा। बैरक में जांच होती थी तो पुलिस वालों को एक फोन सौंपता था और कहता था चाबी ले लीजिए, जोकर पोपट बाहर जाकर के अपना काम कर रहा है, यानी फोन पर काम कह दिया गया है, वो सब कुछ हो रहा है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं शहाबुद्दीन की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @ 8 PM, जिसमें हम देश और दुनिया के तमाम अपराधियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपराध के साथ साथ दुनिया में एक अलग तरह की छाप छोड़ी। आज कहानी शहाबुद्दीन की है। शहाबुद्दीन बिहार का वो माफिया जिसकी चर्चा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर होती रही, जिसको एक तरीके से कहा गया उसके इशारों पर बिहार की एक वक्त की सरकार चला करती थी, जिसके कहने पर पुलिस वालों के तबादले हुआ करते थे, मंत्री बदले जाते थे और तमाम सब कुछ, जिसको एक वर्ग और कानून की नजर माफिया गुंडा मानती है। दूसरी तरफ जो आम जनता है, आम जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग उसको अपना एक तरीके से मानता है रहबर, अपना खुदा मानता है, उसकी पूजा करता है। लालू यादव के सबसे करीबी शहाबुद्दीन की कहानी है आज, जिसने लालू यादव की मदद की MY समीकरण को सेट करने में, मुसलमान और यादव की जो राजनीति एक तरीके से कही जाती है लालू यादव की, उसको सेट करने में शहाबुद्दीन ने बड़ी भूमिका निभाई। उन तमाम चीजों पर पहुंचे उससे पहले जो सबसे जरूरी और सबसे चर्चित मामला रहा है शहाबुद्दीन के बारे में, वो यही कि चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहला करके मार डाला गया। वो कहानी आपको सुनाते हैं। 16 अगस्त 2004 की शाम थी। सिवान की गौशाला रोड थी, राजीव किराना स्टोर था। वहां पर एक दुकान खुली हुई थी, राजीव किराना स्टोर। डालडा का व्यापार किया करते थे। चंदा बाबू के बारे में कहा जाता है उन्होंने तगड़े ढंग से अपना उस वक्त में व्यापार फैलाया था और एक तरीके से चर्चा में आ गए थे लोगों के बीच में कि इतना पैसा, इतना व्यापार कहां से बढ़ रहा है। और इसके बाद उनके दुकान को लूटने के लिए कुछ गुंडे आते हैं, दुकान लूट रहे होते हैं। इसी दौरान तमाम लोग, जो 3 भाई उस दुकान पे होते हैं, वो लोग विरोध करते हैं। उनके नाम है गिरीश, सतीश और राजीव। तीनों इस बात का विरोध करते हैं, पहले पिटाई करते हैं उसकी। जब पिटाई 2 भाइयों की हो रही होती है, इसी दौरान राजीव जो है वो आता है और तेजाब डाल देता है उन गुंडों के मुंह पर। और कहा जाता है उसमें से एक गुंडे का मुंह बड़ी बुरी तरह से झुलस जाता है। वो भागते हैं, वहां से जाकर के शहाबुद्दीन को बताते हैं कि ऐसा हुआ है और शहाबुद्दीन आदेश देते हैं कि जाओ उनको उठा लाओ। फिर उसके बाद एक और फौज आती है गुंडों की और तीनों भाइयों को वहां से उठा ले जाती है। जब वहां सामने पहुंचते हैं, कहानी पता चलती है कि तेजाब डाल दिया था। उसके बाद जो है राजीव ने जो तेजाब डाल दिया था, उसके बाद कहानी ये बनती है कि 2 भाइयों को तेजाब से नहला करके शहाबुद्दीन के इशारे पर, कहने पर मार डाला जाता है। पुलिस को इस वक्त तक कोई खबर नहीं थी कि वो भाई कहां है। चंदा बाबू पहले पटना आए हुए थे, उनके जो भाई थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी थे। उनसे मिलने के लिए उनको फोन आते हैं, तमाम फिरौतियों के फोन आने लगते हैं, घर से फोन आने लगते हैं, पुलिस के फोन आने लगते हैं, तमाम लोगों के फोन आने लगते हैं कि आपके बेटे जो है वो गायब हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं। और सुगबुगाहट हो गई थी कि शहाबुद्दीन के गुंडे उठा करके लेकर के गए हैं। इसके बाद मामला बनता है, कई महीनों तक, कहा जाता है कई दिनों तक इस बात की कोई खबर नहीं रही कि वो लोग कहां हैं। चंदा बाबू जब जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस ये कहती है कि सिवान छोड़ दो, सिवान स्टेशन जाओ, पहली ट्रेन जो मिल जाए वहां से सिवान छोड़ करके जहां भी जाना हो निकल जाओ, सिवान में रह नहीं पाओगे। लेकिन चंदा बाबू ठहरे जिद्दी आदमी, वो टिके रहते हैं और सोचते और ये चीज प्लान बनाते हैं कि उनको यहां रुकना है और शहाबुद्दीन के खिलाफ उनको एक मजबूत केस लड़ना है और शहाबुद्दीन को सजा दिलवानी है, सलाखों के पीछे भेजना है। बहुत दिनों तक इंतजार होता है। उसके बाद एक रोज राजीव का फोन आता है। इसको लेकर के अलग अलग दावे हैं कि राजीव घर आता है, कुछ लोग कहते हैं कि गोरखपुर से वो फोन करता है और कहानी बताता है। जो कहानी है कि दोनों भाइयों को तेजाब डाल करके मार दिया गया है। उसके बाद ये मामला और बढ़ता है।
और तगड़े ढंग से बवाल मचता है, लेकिन शहाबुद्दीन का कुछ नहीं होता है। चूंकि सत्ता संरक्षित थे और चुने हुए लोकसभा के सांसद थे, तो इस वजह से उनको उतना ज्यादा दबाव उन पर बनता नहीं है, और उसके अलावा भी जो राजनीतिक पकड़ होती है उसकी वजह से कुछ उनके ऊपर होता नहीं है। एक लंबे वक्त तक उसका केस चलता है, पुलिस लगातार इस मामले को नकारती रहती है, सीबीआई की जांच बैठती है, वहां से भी बहुत कुछ इनके निकल करके आता नहीं है। फिर इसके बाद गवाही होनी थी 19 जून 2014 को, आखिरी गवाही थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन पर आरोप तय होने थे और सजा मिलनी थी। उसके 3 रोज पहले की बात है, 16 जून 2014 को शहाबुद्दीन के द्वारा कहा जाता है, शहाबुद्दीन के द्वारा उसके आखिरी भाई राजीव, जो कि उसका उस वक्त का चश्मदीद गवाह था और तकरीबन 1 दशक तक वो जिंदा रहा और गवाही लगातार देता रहा। चंदा बाबू का 2 बेटे बचे थे, एक बेटा दिव्यांग था और दूसरा बेटा राजीव, वो लगातार गवाही देता रहा, केस मजबूत होता रहा, शहाबुद्दीन जेल से अंदर बाहर आते रहे अलग अलग मामलों में, और इस मामले में भी 16 जून को हत्या कर दी जाती है। शादी को 21 दिन हुए थे और राह चलते गोलियों से भून दिया जाता है उसको, और आखिरी गवाह जो था उसका भाई, उन दोनों का मर जाता है। और तब भी चंदा बाबू उम्मीद नहीं छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आगे होगा। उसके बाद 2015 में इसी मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद दी जाती है। नीतीश कुमार की सरकार थी, तगड़े ढंग से इस पर काम होता है और उम्र कैद मिलती है। 16 दिसंबर 2020 को चंदा बाबू की मौत होती है। इसी दरमियान फिर उसके बाद शहाबुद्दीन की भी कोरोना से मौत दिल्ली में हो जाती है। ये उसकी पहली कहानी थी शहाबुद्दीन की। अब शुरू करते हैं, शहाबुद्दीन की शुरुआत कैसे हुई। सीवान जिले का एक प्रतापपुर गांव है, वहां पर 10 मई 1967 को जन्म होता है शहाबुद्दीन का। पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन कॉलेज के ही दिनों से उसका जो एक तरीके से झुकाव था वो राजनीति अपराध दोनों की तरफ बढ़ता है और कॉलेज से ही कांड करना शुरू कर देता है। पहली बार विधायक बनते हैं शहाबुद्दीन 1990 में। कहा जाता है कि 23 साल उस वक्त उम्र थी, 25 साल विधायक बनने के लिए उम्र होती है, लेकिन जुगाड़ से जो है 23 साल की उम्र में विधायक बन जाते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राजा भैया के बारे में भी कहा जाता है। तो जिनकी अपना राजनीतिक रसूख होता है वो लोग कागज पत्र इधर उधर करवा करके विधायक बन जाते हैं। 23 साल की उम्र में पहली बार वो विधायक बनते हैं। 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रहते हैं। 1996 में राज्य मंत्री बनने वाले थे, लेकिन उस वक्त एक केस खुल गया और उसकी वजह से राज्य मंत्री नहीं बना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का उनका राजनीतिक रसूख रहा होगा और किस तरीके से उनका राजनीति में पकड़ हुआ करती थी। अब शहाबुद्दीन के बारे में अगर आप कागज खोलेंगे, कानून की फाइल खोलेंगे, तो तमाम चीजें निकल करके आएंगी जो उस शहाबुद्दीन को उस वक्त का सबसे बड़ा अपराधी साबित करती है। लेकिन अगर आप आम जनता के बीच में जाएंगे, शहाबुद्दीन के बारे में कहानी ये भी है कि वो इलाज हो रहा था उसका जब कोरोना के दौरान दिल्ली में, तो घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, यही कहानी चलती है, इतने पैसे भी नहीं थे कि शहाबुद्दीन का इलाज कराया जा सके। खैर, लालू यादव के चहेते थे शहाबुद्दीन। MY समीकरण, जिसको लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कहा जाता है बिहार में, उसके जो YM वाला फैक्टर था, उसके सबसे जो मजबूत सिपहलसार थे उनमें से एक थे शहाबुद्दीन। अब 1900 कहानियां आपको सुनाना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ भी शहाबुद्दीन के बारे में सिस्टमैटिक ढंग से एक जो बहुत सारे अपराधियों के बारे में होता है, तारीख ब तारीख उपलब्ध होता है कि आप इस दिन ये हुए, इस दिन वो हुए, इस दिन ये केस चला, इस दिन वो केस चला, उतना सब कुछ इनके बारे में उपलब्ध नहीं है। कहानी आपको सुनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि ISI से इनके संबंध थे, इसके अलावा पाकिस्तान से इनको फंडिंग और हथियार मिला करते थे। 1999 में दाऊद का जो इंचार्ज था नेपाल का, नेपाल सरकार में मंत्री भी थे, मिर्जा दिलशाद बेग, उनकी हत्या होती है। और उसके बाद कहा जाता है कि शहाबुद्दीन को नेपाल और उस बेल्ट पूरे का दाऊद का इंचार्ज बना दिया था। यह भी कहा जाता है जब शहाबुद्दीन दुबई जाते थे तो 40 मर्सिडीज गाड़ियों का जो काफिला था वो उनकी खिदमत में पेश होता था। अगर हम शहाबुद्दीन की क्राइम की प्रोफाइलिंग शुरू करें तो 1986 में पहला FIR होता है हुसैनगंज थाने में, और आज तक जब तक उनकी मौत हुई तब तक वो लिस्ट ए क्रिमिनल थे, मतलब एक तरीके से ऐसा क्रिमिनल, ऐसा अपराधी जिसको कभी सुधारा ना जा सकता हो। जो सिवान जिला था, शहाबुद्दीन के पहले 3 नामों से जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, आमिर सुबहानी, IAS टॉपर, और इसके अलावा ठग नटवर लाल। लेकिन 80 का दशक खत्म होते होते शहाबुद्दीन के आतंक का लाल रंग इस तरीके से चढ़ा कि सिवान का नाम सुनते ही एक ही नाम याद आया, शहाबुद्दीन। इसके बाद फिर आते हैं
1999 आता है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे छोटे लाल गुप्ता, उनको किडनैप किया जाता है, गायब रहते हैं और 2003 में पता चलता है कि उनकी हत्या हो गई है उसके पहले, और उस मामले में शहाबुद्दीन जेल जाते हैं। इसके बाद 2004 में सांसदी जीतते हैं सिवान से ही, और ओम प्रकाश यादव उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश यादव के बारे में कहा जाता है कि उनको दौड़ा करके सिवान में उस वक्त इन्होंने शहाबुद्दीन ने मारा था, और जब शहाबुद्दीन चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ओम प्रकाश यादव के 8 कार्यकर्ताओं की, उनके साथ जो रहने वाले लोग थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसके अलावा अगर हम कहानियों की तरफ बढ़े, शहाबुद्दीन एक लंबा क्राइम का इतिहास रहा है, अगर आप समेटने बैठेंगे तो 1 घंटे का भी वक्त लग जाएगा, उससे भी ज्यादा वक्त में आप शहाबुद्दीन के सिर्फ तारीख नहीं बता पाएंगे। इसके बाद 2001 में एक मामला आता है, एक पुलिस अफसर एसपी बच्चू सिंह थे, उनको थप्पड़ मारते हैं शहाबुद्दीन और इनके लोग, और उसके बाद सिवान पुलिस तगड़े ढंग से धावा बोलती है, हजारों राउंड फायरिंग होती है, और शहाबुद्दीन के ऊपर पुलिस एक तरीके से धावा बोल चुकी थी, और उस रोज लगा कि आज शहाबुद्दीन का कहानी जो है सिवान पुलिस खत्म कर देगी। लेकिन शहाबुद्दीन चालाक आदमी और रसूखदार आदमी, 2 पुलिस वाले मरते हैं, 6 लोग मरते हैं शहाबुद्दीन के, लेकिन शहाबुद्दीन को कुछ नहीं होता है, वो नेपाल के रास्ते बॉर्डर पार करके भाग जाता है। इस दौरान 3 पुलिस की गाड़ियां चली थी। अब राजनीतिक रसूख देखिए, जो एसपी बच्चू सिंह को थप्पड़ मारा था और उसके बाद कार्रवाई हुई थी, राबड़ी देवी उस वक्त मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अगले ही दिन सबका तबादला करवा दिया, जो पूरा उस पुलिस टीम थी उन सबकी इधर उधर ट्रांसफर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा पीछे चलते हैं 1997, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, वो बिहार में राजनीति करने आते हैं, उनको लगता है कि बिहार को बदला जा सकता है, बिहार को बेहतर किया जा सकता है, बाहर रहने वाले अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है, और उनको भी इसी मुगालते में वो आते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें शहाबुद्दीन का नाम आता है। 2009 में शहाबुद्दीन के ऊपर चुनाव लड़ने पर बैन लगता है, उसके बाद अपनी पत्नी को लड़वाते हैं, पत्नी ओम प्रकाश यादव से चुनाव हार जाती है, इसके बाद बड़ा बवाल मचता है। इसके बाद 2016 में शहाबुद्दीन का नाम आता है पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में। जेल में पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है, जब शहाबुद्दीन जेल जाते थे तो उस वक्त के बारे में कहा जाता था कि पुलिस वाले जब जाते थे, कोई कांड होता था, बैरक की जांच होती थी, शहाबुद्दीन एक मोबाइल पकड़ा देता था और मुस्कुराता रहता था, और पुलिस वाले भी इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो शहाबुद्दीन को सजाएं हुई है जिन मामलों में, 2007 में एक मुन्ना मर्डर केस हुआ था, उसमें उम्र कैद की सजा हुई थी, उसमें एक गवाह थे राजकुमार शर्मा, वो जब अपनी इसकी कहानी बताते हैं मीडिया वालों को और पुलिस वालों को, तो वो बताते हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक से पीछे से कुछ गाड़ियां आती हैं, एक गोली इसके क्या नाम है मुन्ना के पैर में एक गोली मारी जाती है, ये लोग गिर जाते हैं, राजकुमार नीचे ही रह जाता है, मुन्ना को गाड़ियां उठा करके लेकर के जाती है, और उसके बाद पता चलता है कि चिमनी में उसको झोंक करके जला दिया गया है शहाबुद्दीन के द्वारा। इसके अलावा 2005 में एक सीबीआई के अफसर थे रतन रंजन, उनको फिर जब ये बवाल बढ़ जाता है उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्पेशली, जबकि वो सीबीआई के वहां पर डीआईजी हुआ करते थे दिल्ली में, उनको यहां बिहार में स्पेशली भेजा जाता है एसपी बना करके सिवान का, कि आप जाकर के शहाबुद्दीन का मामला खत्म निपटाइए। शहाबुद्दीन को तड़ीपार करते हैं, तगड़े ढंग से रेड की जाती है। उसी रेड में पहली बार जो बड़े स्तर पर, एक ऑफिशियल स्तर पर जो रेड होती है शहाबुद्दीन के घर पर, तब वहां से पाकिस्तान कनेक्शन निकल करके सामने आता है। ऐसे हथियार मिलते हैं जो कि सिर्फ बीएसएफ के पास हैं, सीआरपीएफ और पुलिस वालों के पास भी नहीं है। तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वो मामला भी दब जाता है जब ऑर्डर निकलता है कि इसको गिरफ्तार किया जाए शहाबुद्दीन को। 3 महीने तक दिल्ली पुलिस लगातार, दिल्ली में शहाबुद्दीन अपने घर पर रहते हैं, लगातार जाती है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, और पुलिस चुपचाप वापस आती, कोई कारण नहीं बता पाती थी। इसके बाद बिहार से स्पेशल टीम भेजी जाती है, फिर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा जो सजाए हुई है उनकी बात कर रहे हैं हम, तो 96 में एक एसपी सिंगल हुआ करते थे, उनके ऊपर शहाबुद्दीन ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। उस मामले में एक लंबी सुनवाई चली, एक लंबी कार्रवाई चली। 13 साल के बाद 2007 में शहाबुद्दीन को 10 साल की सश्रम कारागार की सजा हुई थी। शहाबुद्दीन आखिरी बार जब वो जेल से बाहर आए थे साल 2016 में, उस वक्त की कहानी बताई जाती है कि 2000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकालने के लिए स्वागत में उनके खड़ा हुआ था। उस वक्त शहाबुद्दीन चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, एमए पीएचडी थे, उसके बारे में कहा जाता है कि 2 बोरा किताबें लेकर के शहाबुद्दीन तब बाहर निकले थे। हालांकि उसके बाद फिर चंदा बाबू की तरफ से ही उस जो जमानत थी उसको चैलेंज किया जाता है। देश के बड़े वकील प्रशांत भूषण उस वक्त केस लड़े थे, कहा जाता है उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, और सुप्रीम कोर्ट से इस बात का बाकायदा आदेश दिलवाया था कि शहाबुद्दीन को जेल से बाहर ना किया जाए। भागलपुर से सिवान आने में उनको 16 घंटे लगे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चाहने वाले लोग कितने ज्यादा थे कि रास्ते में काफिला चल नहीं रहा था एक तरीके से
रेंग रहा था। ये तमाम कहानी है। और पिछले साल शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है कोरोना से दिल्ली जेल में। इसके अलावा आखिरी में बता देते हैं आपको, जो लालू शहाबुद्दीन की एक जोड़ी कही जाती है MY समीकरण को साधने को लेकर के, एक वक्त पर शहाबुद्दीन ने यह तक बयान दिया था नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जन नेता, असली नेता लालू यादव हैं। 2016 में लालू ने जेल में सजा याफ्ता थे उस वक्त पर शहाबुद्दीन, तब इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अपने सदस्य बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल का। तब भी बड़े सवाल उठे थे, बड़ा बवाल मचा था कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि लालू यादव कभी भी शहाबुद्दीन को लेकर के सफाई नहीं दिया करते थे। वो हमेशा कहते थे देश में हजारों लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, एक नाम उसमें और भी है, बाद में केस खुलेगा तो फिर मामला निपट जाएगा, सबूत सारे जब उनके पक्ष में जाएंगे तब वो बच जाएंगे। लालू यादव कभी भी शहाबुद्दीन को लेकर के जस्टिफिकेशन नहीं देते थे, वो हमेशा से उनको डिफेंड किया करते थे। इसके अलावा उसी वक्त पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था कि लालू यादव जेल में बंद सजा याफ्ता अपराधी के साथ में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। वो हमेशा जब शहाबुद्दीन से इसके बारे में पूछा जाता था कि आप इतने बड़े अपराधी और इतने वर्षों से राजनीति में हैं, इस चीज को संभालते कैसे हैं, और आपको क्या नहीं लगता है कि आपकी अपराधी होने की जो इमेज है वो हमेशा आपके राजनेता की इमेज को खा जाती है। तो शहाबुद्दीन का हमेशा साफ सुथरी जबान में यही कहते थे कि 26 सालों से इसी इमेज के साथ जनता स्वीकार कर रही है, अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। यह शहाबुद्दीन की कहानी थी। तमाम कहानियां की उदंतियां हैं, लेकिन जितना तथ्यों के आधार पर हो सकता है, जितना पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है, इसके अलावा सैकड़ों कहानियां शहाबुद्दीन के बारे में कही जाती है। एनकाउंटर, मर्डर, गिरफ्तारी और इसके अलावा लूट, छिनैती, डकैती, तमाम कहानियां कही जाती हैं। उनके बारे में कोई बात करने का औचित्य नहीं बनता है। जो कुछ भी आधिकारिक था उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश करी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। यह था इस हफ्ते का जुर्म @8pm जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, जो रोज रात को हर रविवार को रात को 8 बजे जनता जंक्शन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। शुक्रिया।